ये नीला बट है। 23 अगस्त 1947 को इसी तारीख साथ जगह में एक जलसा हुआ था। इसी जलसे में मुजाहिदीन ने सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की सदारत में ये ऐलान किया था कि अगर महाराजा ने रियासत का इलाक़ पाकिस्तान से न किया तो वो आने वाले दिन यानी 15 अगस्त को महाराजा के खिलाफ बगावत कर देंगे और मुसल्लह जदोजहद करेंगे। ये नौजवान सरदार अब्दुल क़य्यूम खान कौन था और इसे मुजाहिद अव्वल क्यों कहा गया? श्रीनगर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के गैर चौधरी हमीदुल्लाह खान ने जो मीटिंग रखी, इसमें क्या फैसला हुआ? और इसी मीटिंग में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और उनके साथियों ने कुरान मजीद और तलवार पर हाथ रखकर क्या कसम उठाई? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी रिहाई के बाद ऐसा क्यों कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था और अब क्यों रिहा किया जा रहा है? महाराजा ने पूंछ में डोगरा फौज की इजाफी नफरी क्यों बेची? ये सब हम आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की आज की इस एपिसोड में। ये 23 अप्रैल का दिन था जब महाराजा ने रावलाकोट का दौरा करना था। रावलाकोट में एक मैदान पर तकरीबन 20,000 अफराद का एक हुजूम इकट्ठा हो गया था। ये सब महाराजा के इस्तकबाल के लिए यहाँ आए थे। इसी मैदान में मुसलमान साबिक फौजी भी एक कतार बनाए खड़े थे और उनके साथ ही महाराजा को सलामी देने के लिए डोगरा फौज का एक दस्ता भी खड़ा था। महाराजा आया, उसको डोगरा फौज ने सल्यूट पेश किया, उसको सलामी दी। उसके बाद महाराजा साबिक फौजियों पर से नज़र गुजारते हुए अपने महल में चले गए। महाराजा मुसलमान साबिक फौजियों की ये तादाद देख चुका था और उनका जज्बा भी देख चुका था। ये सब देखकर महाराजा को ये तशवीश लाहक हुई कि आने वाले दिनों में यही मुसलमान, यही साबिक फौज मेरे खिलाफ बगावत न करते। और इसके साथ ही पूंछ के हिंदुओं और सिखों ने महाराजा से ये दरख्वास्त की कि उनके जान और माल को यहाँ पूंछ में मुसलमानों से ख़तरा है, इसलिए यहाँ पूंछ में डोगरा फौज की इजाफी नफरी भेजी जाए ताकि वो हमारे जान और माल की हिफाजत कर सकें। तो इस सब सूरत हाल में एक तरफ महाराजा खुद भी साबिक फौजियों और मुजाहिदीन से ख़तरा महसूस कर रहा था कि कहीं वो बगावत न करते, और दूसरी तरफ हिंदुओं और सिखों की दरख्वास्त पर उसने इजाफी नफरी फौज पूंछ में भेज दी। चौधरी गुलामाबाद खान जो अभी तक जेल में थे, उन्होंने जेल से ही सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान को खतूत लिखे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की दोबारा से तंजीमें न की जाए। इनके इस हुक्म को पूरा करते हुए सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने सिद्धनौती और बाग के दौरे किए और वहाँ जाकर उन्होंने बड़े बड़े जलसों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तंजीम साजी करवाई और लोगों को क़याम पाकिस्तान और उसके रियासत पर होने वाले असरात के बारे में आगाह किया और लोगों को हर किस्म की जानी और माली कुर्बानी देने के लिए तैयार किया। जुलाई के पहले हफ्ते में चौधरी हमीदुल्लाह खान ने कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद 19 जुलाई को श्रीनगर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में 2 करारदादें मंजूर की गईं। इस मीटिंग में चौधरी हमीदुल्लाह खान ने यह तजवीज़ पेश की कि महाराजा को इस बात पर कायल किया जाए कि रियासत को खुद मुख्तार रखा जाए, लेकिन उनके सिवा वहाँ मौजूद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तमाम नुमाइंदगान जो भी वहाँ मौजूद थे, उन सब ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। इसके बाद 2 और करारदादें मंजूर की गई। पहली करारदाद में क़याम पाकिस्तान पर इत्मीनान तलबी और मसरत का इज़हार किया गया और कायद-ए-आज़म को क़याम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की, जबकि जो दूसरी करारदाद की उसमें रियासत के इलाक़ के बारे में उसमें 3 पॉइंट रखे गए। पहला पॉइंट ये रखा गया कि रियासत का पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट रखा गया कि रियासत का हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया जाए। तीसरा पॉइंट रखा गया कि रियासत को खुद मुख्तार रखा जाए। इसी इजलास में इन सब ऑप्शन पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदगान ने तफसीली गौर व फिक्र की। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ रियासत के लिए सबसे बेहतरीन है। उन्होंने कहा रियासत कश्मीर मजहबी, सकाफती और इक्तिसादी लिहाज से बल्कि हर लिहाज से पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। रियासत की 80% आबादी मुसलमान है। रियासत की सरहदें पाकिस्तान के साथ लगती हैं। इस सब सूरत-ए-हाल में रियासत के लिए और महाराजा के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही होगा कि रियासत का इलाक़ पाकिस्तान से कर दिया जाए। और फिर ये करारदाद मंजूर कर दी गई कि रियासत का इलाक़ पाकिस्तान के साथ कर दिया जाए। इस सब के बाद सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और उनके साथियों ने कुरान मजीद और तलवार पर हाथ रखकर एक हल्फ लिया। उन्होंने कहा, हम खुदा और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर ये कसम उठाते हैं कि अगर महाराजा ने रियासत कश्मीर का इलाक़ पाकिस्तान से ना किया तो हम मज़ाहमत करेंगे और डोगरा फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे।
दोस्तों हम आपको बताते चलें कि तारीख में जो करारदादें मंजूर हुई थी, इन करारदादों को करारदादे इल्हाक पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो 15 अगस्त को महाराजा ने रियासत का इल्हाक तो पाकिस्तान से ना किया, अलबत्ता एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जरूर कर दिया। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? दोस्तों रियासत कश्मीर के इंतजामी मामलात, डाक और तार, ट्रांसपोर्ट वगैरह के जितने भी मामलात थे वो पाकिस्तान बनने से पहले बरतानवी हुकूमत के साथ, बरतानवी हिंद में जो बरतानिया की हुकूमत की उसके साथ माहिदे के जरिए तय थे। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान बन रहा था तो ये माहिदे डोगरा राज हुकूमत को उस पाकिस्तान हुकूमत से करने थे। बस ये सिर्फ इसी पस मंज़र में माहिदा था जो पहले बरतानवी हुकूमत के था, जो अब नया मुल्क पाकिस्तान बन गया था उसके साथ था। बस यूँ समझ लीजिए कि पहले जो इंतजामात और मामलात बरतानवी हिंद में जो हुकूमत की उसके साथ चलते थे वो बदस्तूर इसी तरह अब पाकिस्तान के साथ चलेंगे। दोस्तों ये इस तरह का माहिदा ना सिर्फ महाराजा ने पाकिस्तान से किया बल्कि उसने हिंदुस्तान को भी इस किस्म के माहिदे की पेशकश की थी, लेकिन हिंदुस्तान ने इसका कोई फ़ौरन जवाब नहीं दिया। दोस्तों यहाँ मौरखीन की दो किस्म की राहें पाई जाती हैं। पहले किस्म के मौरखीन का कहना है कि महाराजा क्योंकि रियासत को खुद मुख्तार रखना चाहता था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे तल्कात रखना चाहता था, इसलिए उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन दोनों ममालिक के साथ करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी राय भी पाई जाती है कि महाराजा ने ये सब इसलिए किया ताकि पाकिस्तान के हामी अनासिर जो कश्मीर में, रियासत कश्मीर में मौजूद थे, उनके दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए कि यही स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है आगे चलकर इल्हाक की सूरत इख्तियार कर लेगा और रियासत का इल्हाक पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। यानी यूँ कह लीजिए कि उसने इस एग्रीमेंट के ज़रिए मुसलमानों को अंधेरे में रखा। तो खैर हमने दोनों राहें जो थी, दोनों किस्म के मौरखीन की जो आराएं थी वो हमने आपके सामने रख दी। अब आप पर हम छोड़ते हैं कि आप किस राय को सच जानकर उस पर यकीन करते हैं। लेकिन दोस्तों रियासत में उस वक्त सिर्फ यही नहीं हो रहा था, दूसरी तरफ चुपके चुपके से नौजवान इकट्ठे हो रहे थे और जिहाद की तैयारी कर रहे थे। ये क्या कहानी है हम आपको बताते हैं। 15 अगस्त को दिरकोट के एक गाँव में अब्दुल कय्यूम नामी नौजवान ने नौजवानों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में रियासत के मौजूदा हालात के बारे में गौर किया गया और फिर ये फैसला किया गया कि एक जलसा आम किया जाएगा जिसमें लोगों को आने वाले खतरात के बारे में आगाह किया जाएगा। तो फिर 23 अगस्त 1947 को दिरकोट से 2.5 मील जनूब की जानिब नीलाबट के मुकाम पर एक जलसा हुआ। इस जलसे की सदारत पीर ऑफ सुहावा पीर शमशाद हुसैन शाह ने की। दोस्तों यही वो नौजवान है जिसे दुनिया मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कय्यूम खान के नाम से जानती है। इन्हें मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कय्यूम खान क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जिस दिन ये जलसा हुआ 23 अगस्त को, इसी दिन मुजाहिद अव्वल ने अपने चंद साथी जो मुजाहिदीन थे उनको साथ लेकर बाग जाने का इरादा किया। वो बाग जा रहे थे तो रास्ते में उनका सामना डोगरा फौज के चंद सिपाहियों से हुआ, जिसमें एक अफसर था और 5 जो फौजी जवान थे। सरदार अब्दुल कय्यूम खान और उनके साथियों ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 डोगरा फौज के सिपाही मारे गए, जबकि एक अफसर और एक सिपाही अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि सरदार अब्दुल कय्यूम खान ने पहली गोली चलाकर जिहाद कश्मीर का आगाज किया था, इस वजह से उन्हें मुजाहिद अव्वल कहा जाता है। लेकिन मुजाहिद अव्वल अपनी ज़िंदगी में बारहा इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने पहली गोली नहीं चलाई थी, बल्कि वो उनका एक साथी था जिसने गोली चलाई थी। उन्हें मुजाहिद अव्वल इसलिए कहा जाता है कि वो जिस नौजवान ने गोली चलाई थी वो इन्हीं का साथी था और वो इस जमात को, पूरी मुजाहिदीन की ये जो पूरी जमात थी उसको लीड कर रहे थे, उस जमात के सरबराह थे। तो दोस्तों खैर ये थी उनकी दास्तान, मुख्तसर सी दास्तान। फिर मुजाहिद अव्वल और उनके साथी यहीं तक ना रुके, बल्कि 29 अगस्त को एक और डोगरा फौज का दस्ता जो चिड़ाला से बाग जा रहा था, रास्ते में अर्जा के मकाम पर मुजाहिद अव्वल ने फिर से अपने साथियों के साथ इस दस्ते पर हमला कर दिया और फिर से इनके कई साथी मारे गए और कुछ जान बचाकर भाग चले गए। इस सब की खबर जब डोगरा राज के पास पहुंची तो डोगरा राज ने सरदार अब्दुल कय्यूम खान को बागी करार दिया और उनके सर की कीमत 5000 मुकर्रर कर दी। यानी जो शख्स भी उनको कत्ल करेगा उसको 5000 इनाम के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सरदार अब्दुल कय्यूम खान अपनी जान बचाते हुए असले के हुसूल के लिए मरी चले गए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो कई माह से बडवारा जेल में कैद थे, उन्हें बगावत के इल्ज़ाम में कैद किया गया था। उनको अब महाराजा के पर्सनल सेक्रेटरी के कहने पर बडवारा जेल से बादामी बाग छावनी मुंतकिल कर दिया गया था। 3 हफ्ते बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब रिहा हुए तो जम्मू में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों गिरफ़्तार किया गया था और अब क्यों रिहा किया गया है। हालांकि उस वक्त बच्चा बच्चा ये जानता था कि उन्हें बगावत के इल्ज़ाम में महाराजा ने गिरफ़्तार किया था और महाराजा से वफादारी के अहद में उन्हें वापस रिहा किया गया था। वही महाराजा जो उन्हें सजाए मौत देना चाहता था। बादामी बादशाहनी में 3 हफ्ते तक इनके मुज़ाकरात हुए और फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। तो खैर दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ रियासत के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जहां हिंदू अक्सरियत में थे तो वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे, और जहां मुसलमान अक्सरियत में थे तो वो भी हिंदुओं को माफ़ नहीं कर रहे थे, यानी उनको भी कत्ल कर रहे थे। हज़ारों जानें हिंदू मुस्लिम फ़िरका वाराना फसादात की नज़र हो चुकी थी। इधर हुकूमत कश्मीर ने मीरवाइज़ मौलवी यूसुफ मीर, चौधरी हमीदुल्लाह खान की रियासत में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। इन्हीं दिनों सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जो श्रीनगर में मुकीम थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे। उनका पाकिस्तान जाने का मकसद ये था कि वहाँ जाकर सियासी कायदीन, कायद-ए-आज़म और दूसरे कायदीन से मुलाकात करके कश्मीरी की हालत से बारे में आगाह किया जाए और उनसे मदद ली जाए। लेकिन जब वो पाकिस्तान गए तो वो ना कायद-ए-आज़म से मिल सके और ना ही किसी और बड़े सियासी कायद से मिल सके। वहाँ उन्होंने जब महाजरीन के लुटे हुए तो बाहर काफ़िले देखे तो उन्हें अपने हम वतन कश्मीरियों की फ़िक्र लाहक होने लगी। तो इस सारी सूरत हाल में जब उन्हें वहाँ कोई मदद मिलने की उम्मीद न थी तो वो वापस मरी आ गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा कि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान पाकिस्तान से वापस कश्मीर आने के बजाय मरी क्यों चले गए? ये भी एक दिलचस्प कहानी है जो हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर शुरू से नहीं देखी तो यहाँ क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। शुक्रिया।